हर दूसरा इंसान आज अगर हम पूछते हैं उससे तो इसका विक्टिम है कि साइबर फ्रॉड का वो विक्टिम हो चुका है। ऐसे काफ़ी कम केसेस होते हैं हमारे जो एक्सपीरियंस में हैं कि जहाँ पे साइबर फ्रॉड हुआ हो रिकवरी करा दी गई है। जो हम पहले रिपोर्ट देखते थे कि एक साल में एक साइबर पुलिस स्टेशन में 70 से 80 एफआईआर होती थी, आज वो 400-500 एफआईआर हो चुकी है। एक अकाउंट से ट्रांसफर हो गई 30 अकाउंट में ट्रांसफर होता है, फिर ये विड्रॉ होता है। तो इस चेन को ब्रेक करना काफी मुश्किल है। जहाँ मैं मानता हूँ दिल्ली में तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको भीड़ मिलेगी या कोर्ट्स में मिलेंगी। ये एक ऐसा वायरस है जो दिखता किसी को नहीं है, लेकिन ये फैल चुका है, जबरदस्त तरीके से फैल चुका है। गैंगस्टर का ये हो गया कि उन्हें जेल काफी सिक्योर लगती है। यंगस्टर को जेल सिक्योर लगती है जी। ये एक बात बताओ कि जैसे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर जितने बड़े बड़े बाबा हैं उनको तो बेल मिल जाती है, उनके खिलाफ भी बहुत रेप केसेस चलते हैं, तो आप लोग जाते हैं जेल में कैदियों से मिलने? जी। अच्छा, तिहाड़ जेल के बारे में बात करते हैं कि जेल के अंदर जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ क्या अलग बर्ताव किया जाता है और जो गरीब होता है उसके साथ अलग बर्ताव किया जाता है। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा कि आप किसी भी अननोन इंसान के साथ कोई भी रिलेशन बनाएं, आप उनसे बातचीत करें तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, व्हाट्सएप चैट को रखें, आपकी ऑडियो कॉल होती है उनको रखें, उनका बैकग्राउंड चेक करें। लड़कों के लिए भी कोई कानून है? नथिंग, सब लड़कियों के लिए ही है। लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि ऐसे कोई केसेस में फंसे ही नहीं? मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको 10 साल रिलीफ ना मिले कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादातर पुलिस वाले ही फंसाते हैं क्या? This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. प्रशांत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ पहले तो, एज ए करियर वाइज, ठीक है, जो प्रोफेशन आप चूज़ करते हो, ऐसा बोला जाता है कि इसमें पैसा नहीं है और पैसा देते भी नहीं है लोग, ये बात कितनी सच है? एक हद तक ये सच हो सकती है। आपके इनिशियल ईयर्स में आपको ये स्ट्रगल फेस करना हो सकता है, बट द थिंग इज जैसे ही आपका टेन्योर ज़्यादा हो जाएगा 5-10 ईयर, उसके बाद फिर आप पैसे की डिमांड नहीं करते, पैसा आपके पास भाग कर आता है इसमें। अगर आपका काम अच्छा हुआ है, आपका नाम अच्छा है और लोग आपको जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो जितना अच्छा हम काम करेंगे तो अगर हमने एक क्लाइंट को रिलीफ दिलाया है वो 2 लोगों को बताएगा, 4 लोग हमसे इन्वॉल्व होंगे फिर। तो ऐसे-ऐसे इसमें आपको अपने क्लाइंट्स बनाने होते हैं। नहीं तो आप क्रिमिनल लॉयर है, कंप्लीट क्रिमिनल पे बात करते हैं, क्रिमिनल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो आप किसकी तरफ से बात करते हैं? विक्टिम की तरफ से बात करते हैं या फिर जो जिसने कुछ किया है उसकी तरफ से बात करते हैं? क्रिमिनल लॉ में विक्टिम को ऑलरेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलता है। आपको एक लॉयर, वकील आपको मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, आई वुड से। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो एक्यूज्ड होता है, आप उसको डिफेंस करते हैं। बट काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें विक्टिम भी डिमांड करते हैं कि हमें एक प्राइवेट काउंसिल चाहिए, तो हो सकता है ऐसे केसेस में हम उनको भी रिप्रेजेंट करें। अब विक्टिम को अगर मान लो कोई लॉयर मिला है और वो लॉयर ही मिला हुआ हो साथ में किसी के, तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि आपको जो एडवोकेट मिले हैं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वो भी मिल सकते हैं। इसके अलावा ऐसे आपके प्राइवेट वकील भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं। समहाउ वो किसी तरीके से दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने केस में आपको सबसे ज़्यादा आपको ही विजिलेंट रहना है, वो चेक करते रहना है कि एक सही डायरेक्शन में मेरा केस जा रहा है, नहीं जा रहा है। और ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर मेरे खिलाफ कुछ ऐसे एडवर्स ऑर्डर होने वाले हैं और मेरा वकील ही मिले हुए हैं। तो स्टार्टिंग का पीरियड कैसे रहता है, मतलब एक लॉयर का, मतलब कैसे कितना स्ट्रगल रहता है? ये आपको देखना होगा कि आपकी प्रैक्टिस किसके साथ रही है। इनिशियल डेज़ में अगर आपका फैमिली में पहले से इस प्रोफ़ेशन में है तो आपके एक जो इनिशियल स्टेज है वो आपको मिल जाती है। अदरवाइज़ जो फर्स्ट पीरियड होता है जिसे मैं मानता हूँ 0 टू 5 इयर्स का, वो आपके लिए स्ट्रगलिंग हो सकता है। आप किसके अंडर इंटर्नशिप करते हैं, किसके अंदर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ये काफ़ी डिपेंड करता है और कैसे-कैसे आप उसको बिल्ड करते हैं। ओके। तो मेरा कहना ये है कि स्ट्रगलिंग हो सकता है ये, बट अगर आपको अच्छे लोग मिले हैं और अच्छे एडवोकेट साथ में मिले हैं, साथी अच्छे मिले हैं और एक अच्छी टीम है, तो कुछ साल बाद आपको ऐसे अच्छे चांसेस होते हैं कि आप अपना नाम कर पाएँ। अच्छा, दिल्ली जैसी सिटी के अंदर मतलब कितने केसेस आते होंगे और कितने लॉयर्स हैं, एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया? आई वुड से कि केसेस की कमी नहीं है। कमी नहीं है, मतलब कमी नहीं बहुत है। लॉयर है? बहुत लॉयर हैं, बहुत क्लाइंट्स हैं। अच्छा। केसेस की भी कमी नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मैं मानता हूँ दिल्ली में तो सरकारी हॉस्पिटल में आपको भीड़ मिलेगी हाँ। या कोर्ट्स में मिलेगी। 100% है। 100% आप मुझे तो लग देखिए। रहा है क्राइम कम हो रहा है। नहीं सर, क्राइम कम नहीं हो रहा। क्राइम की डेफिनेशन थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। पहले जो क्राइम होते थे वो तो थे किसी ने मार दिया, गोली चल गई। अब आप देखिए साइबर फ्रॉड कितना हो रहा है। हर दूसरे इंसान विक्टिम है इसका।
तो अब क्राइम को चेंज कर दिया गया। जो पहले एक डायरेक्ट क्राइम होता था, ये लड़ाई झगड़ा, अब वो ऐसे हट के दूसरे क्राइम्स होने लगे। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सिविल कंप्लेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, सिविल केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्राइम तो इंक्रीज ही हुआ है, बस उसका जो पहले डायरेक्शन जो दूसरे डायरेक्शन में थी वो चेंज हो चुकी है। पहले तो गैंगस्टर हुआ करते थे, मतलब वो गोली मार देते थे किसी को भी डायरेक्टली चलते चलते ही। अब पहले ऐसे गैंगस्टर होते थे, ओपनली ये सब होता था। साइको किलर्स हुआ करते थे पहले, जी, अब भी होते हैं साइको किलर्स, तो अभी भी हो सकते पर शायद तादाद बहुत कम हो गई। साइको किलर्स के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई वुड से कि गैंगस्टर के लिए कह सकते हैं कि अब वो, आप ये समझिए, अब ये ओपनली नहीं हो सकता क्योंकि ईजिली एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं। आप किसी को मार रहे हो तो क्योंकि पहले क्या हो सकता था, आप अपनी न्यूज़ अपने इलाके में फैलती है, आप उसको दबा सकते हो। अगर आप एक अच्छे खासे इंसान हो, आप उसको दबा सकते हैं। अब मीडिया है, और आप कितने बड़े भी इंसान हो, आपने देखो कि बड़े-बड़े नामी इंसान हैं, अगर वो किसी केस में फँस जाते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक फिर उनके खिलाफ सब लोग पीछे पड़ जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने कोई क्राइम किया और वो ऐसा है कि मर्डर है या फिर डकैती है, ये सब है, तो कहीं न कहीं अगर वो मीडिया में आएगा, हाँ, तो आपके खिलाफ जा सकता है वो। तो अब ऐसे क्राइम काफ़ी कम हो गए हैं। ओके। तो ये साइबर फ्रॉड जो है वो किस में आता है? वो भी क्रिमिनल के ये अंदर ही आता है? क्रिमिनल है। क्यों ऐसा? कैसे आएगा वो? द थिंग इज़ ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड तो इंडिया में फाइनेंस इतना ज़्यादा, मतलब उसको तवज्जो नहीं दिया गया है कि फाइनेंशियल फ्रॉड है तो ठीक है, छूट जाएगा। नहीं, अब काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। लास्ट 3 इयर्स में अब जैसे मैं बताऊँगा, साइबर पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। स्पेसिफिक साइबर पुलिस स्टेशन भी होता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट का एक विंग होती है, जो साइबर क्राइम्स को देखता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमने काफ़ी पहले इग्नोर किए थे ये कि ठीक है, हो रहा है धीरे-धीरे। कोरोना के बाद आप देख सकते हो कि इसकी लहर आ चुकी है। हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड भी 50 तरीके से। आज नए दिन नया इन्विटेशन होता है कि आप इस तरीके से फ्रॉड करिए। थोड़ा बताओ ना मेरे को, और इलैबोरेट करो कि मतलब किस तरह के केसेस होते हैं आपके पास, क्या किस तरह के लोग आते हैं? जैसे मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल देता हूँ। जैसे पहला एग्जांपल क्या है साइबर फ्रॉड का, आपके पास कॉल आया कि एटीएम वगैरह आपका एसबीआई का एटीएम है, मोस्टली क्योंकि एसबीआई में सबकी अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के, और इसमें ये एक्सपायर होने वाला है, आप इसका चेंज करिए। जैसे मेरे पास ही सुबह फ़ोन आया है कि हम टेलीकॉम मिनिस्ट्री से हम बात कर रहे हैं, और आपका जो नंबर है सस्पेक्टेड है, और इसके द्वारा कोई कॉल की गई थी, और वो कॉल आपने, अब आपका 1 घंटे बाद आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं करना है तो आप 1 दबाइए या फिर आप हमें इस नंबर पे कॉल करिए। हाँ, इस तरीके से आता है। अब काफ़ी इसके अलावा क्या-क्या आते हैं, आपके पास ऐसे भी कॉल आएगा कि आपका बच्चा है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि आपका बच्चा है वो हमने अरेस्ट कर लिया है, और अब हमने वो अरेस्ट कर लिया है, वो हमारे पास है, आप 50,000 रुपए दो। और होता क्या, पेरेंट्स ना एकदम डर जाते हैं कि क्या हुआ, कहाँ है मेरा बच्चा, कैसे है, और देखो मैं इससे बात कराता हूँ, पहले मुझे पैसे दो, और लोग देते हैं पैसे। आपको सुनने में शायद लग सकता है कि कौन लोग बेवकूफ़ बनेंगे, ये तो ईज़िली दिख रहा है, बट लोग इसमें भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो इतने प्रेशर में होते हैं। और एक आगरा की घटना थी कुछ दिन पहले की, कि उसकी मदर को कॉल करा और उनकी मदर को हार्ट अटैक आ गया, सुनते ही ये वाली बात। तो ऐसे भी एक साइबर फ्रॉड्स होते हैं। हार्ट अटैक आ गया? हाँ, वो हाँ, डेड? ऑन द स्पॉट डेथ, ऐसी कॉल्स होती हैं। इसके अलावा हज़ारों तरीके हैं, आपको ये करके कि आपको जॉब दी जाएगी, हुँ। तो आप पेमेंट करें। इसके अलावा टेलीग्राम के थ्रू आपको लिंक कराया जाता है कि हम आपको शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करें। फिर आपसे बोला जाता है कि ठीक है, आप 5,000 रुपीज़ का काम करें, वो आपको ऑनलाइन वर्क देते हैं, और हम 5,000 के आपको 7,000 रुपीज़ पे करेंगे। ऐसे आपको फिर थोड़ा-सा वो लुभावना जिसे कहते हैं, आपको देंगे। 5 के 7 दिए, फिर आपसे बोलेंगे 10 इन्वेस्ट करो, 10 के 12 देंगे, 15 देंगे आपको। फिर बढ़ते-बढ़ते 3 से 4 दिन बाद वो आपको बोलेंगे 2 लाख रुपए दो। फिर आप 2 लाख रुपए दोगे, फिर बोलेंगे आपके 250 हो चुके हैं, 2,50,000 रुपए आपके हो चुके हैं, और अभी ये आपके अकाउंट में नहीं आ सकते। आप थोड़ा-सा वेट कर लें, इतना आप 1 लाख रुपए और दो। ऐसा कर के 10-10, 12-12 लाख रुपए का फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। राइट। तो पुलिस वाले इनको पकड़ते नहीं है? पकड़ते हैं। द थिंग इज़, इसकी चेन इतनी मुश्किल है। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आपके साथ ये फ्रॉड हुआ, आपने पुलिस को कंप्लेंट कराई, पुलिस फिर चेन देखती है कि किस-किस के साथ इस अकाउंट में पैसा गया है। पता चलता है वो जिसका अकाउंट है, वो तो एक रेडी लगाने वाला इंसान है। उसे उस अकाउंट को तो बाय कर लिया गया है। उसे तो पता ही नहीं है मेरे अकाउंट में क्या चल रहा है। उसे बोल दिया गया है कि हम आपको 10,000 रुपए देंगे, आप हमारा अकाउंट दे दो, हमें कुछ सब्सिडी लेनी है। थोड़ा-सा लुभावना ऑफ़र देके, पता चलता है उसमें 3 करोड़ की ट्रांज़ैक्शन हो गई है। ट्रांज़ैक्शन हुई है, अब आपको पता लगता है, आप उनको निकालते कि कहाँ से ट्रांज़ैक्शन हुई है। 4 दिल्ली की हैं, 4 तमिलनाडु की हैं, 3 केरला की हैं, 50 दुबई की हैं, कोई गुजरात की है। उनके ऐसे केसेज़ में अगर आपके 50 ट्रांज़ैक्शन है और 50 डिफरेंट स्टेट से हैं, फिर आपको उनको ट्रेस समहाउ, अगर आप चाहते हैं, पुलिस चाहती है कि उनको ट्रेस करने जाए, वो एड्रेस पे कोई नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो इस तरीके से फ्रॉड होता है ये। ऐसे काफ़ी कम केसेज़ होते हैं
हमारे जो एक्सपीरियंस में है कि जहाँ पे साइबर फ्रॉड हुआ हो रिकवरी करा दी गई हो, काफ़ी कम केसेस की होती है। और इसमें भी पकड़े वही जाते हैं जो लुभावना ऑफर देख के बीच में आ जाते हैं। जो मेन नेक्सस जो इसको बनाता है वो कभी नहीं पकड़े जाता। उन्हीं से सेटलमेंट हो जाए, फिर लास्ट लास्ट में सेटलमेंट होता है कि जिनको पकड़ा है। जिनको पकड़ा होता है उनसे ही करके कि ठीक है आपके अकाउंट से 2 लाख रुपए गए थे तो आप एटलीस्ट आप पे कर दो। पुलिस वाले सेटल करते हैं। सेटल करते हैं, पुलिस करते हैं, कोर्ट भी करती हैं, कोर्ट्स भी करते हैं कि अगर आपके अकाउंट से गया तो आपको पे करना होगा, अदरवाइज आपको फिर जेल जाना होगा। हाँ हाँ। तो हम आपका नेटवर्क नहीं पकड़ पाते। आपको जैसे ये बोल दिया जाए कि आपके अकाउंट में मैं लोन देना चाहता हूँ आपको और आप भी तैयार हैं। आमतौर पे इंसान तैयार हो जाता है, ठीक है मुझे लोन मिल रहा है, देखा जाएगा कैसे वो फिल करना है। आपको लोन मिल गया, वो उसके लिए आपके अकाउंट की सभी इन्फॉर्मेशन ले ली हाँ। और उसमें 3 लाख 50 लाख 60 लाख ऐसे करके ट्रांजेक्शन कर दी। तो आपके साथ तो गलत हो गया ना वो, बट आपको कहीं ना कहीं पता था कि ये ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में आ रही है। और फिर जो मेन जो इसमें जो करने वाले होते हैं वो विड्रॉ करके चले जाते हैं और आप पकड़े जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब एक, ये तो खून खराबा नहीं हो रहा है ये बिल्कुल अब। बिल्कुल कोई खून खराबा नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऐसा वायरस है जो दिखता किसी को नहीं है, लेकिन ये फैल चुका है, ज़बरदस्त तरीके से फैल चुका है। हर दूसरा इंसान आज अगर हम पूछते हैं उससे तो इसका विक्टिम है, कि साइबर फ्रॉड का वो विक्टिम हो चुका है। सही कह रहे हो आप। जी। 500% सही है। और ये कोरोना के बाद काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जो हम पहले रिपोर्ट देखते थे कि 1 साल में एक साइबर पुलिस स्टेशन में 70 से 80 एफआईआर होती थी, आज वो 400-500 एफआईआर हो चुकी हैं। 400 स्केल पे देखिए एफआईआर आप, दर्ज हो रही है हाँ, भाई। कि 5 गुना 6 गुना ये बढ़ चुका है। और पुलिस वाले ये बोलते हैं कि हम इसमें कितने एफआईआर करें, हमारे पास डेली के 10 लोग आते हैं। ये तो हम ना चाहते हुए भी कुछ लोगों की हमें लेनी होती है, कोई प्रेशर होता है या जेन्युइन केसेस होता है जिसमें हमें लगता है कि हम ट्रेस कर सकते हैं, ऐसे केसेस लेते हैं। अदरवाइज अगर हम सभी केसेस लेने लगे तो हमारे पास 1000 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगी। ये तो आप विक्टिम आता होगा आपके पास में सबसे ज्यादा कि यार मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, फिर आप पैसे रिकवर करवा पाते हो उनके? काफ़ी कम केसेस में होता है। हम्म। एक अकाउंट से ट्रांसफ़र हो गए, 30 अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है अमाउंट, फिर ये विथड्रॉ होता है। तो इस चेन को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल है। तो फिर विक्टिम कैसे बचे फिर इसमें? विक्टिम आपको विजिलेंट रहना होगा। आपको कोई भी लुभावना ऑफ़र कैसे भी आए, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको फर्स्ट स्टेप यही है, कोई आपसे बोल रहा है कि ठीक है हम आपको 50,000 के 60,000 रुपए देंगे, आप हमारे साथ काम करें। तो उसकी प्रोफ़ाइल चेक करें कि वो कंपनी कौन-सी है। मतलब क्योंकि हमारे पास विक्टिम फिर उनके आईडी कार्ड शेयर करते हैं कि सर देखो इन्होंने बताया था मेरी ये कंपनी है। तो आप उसको अगर ऑनलाइन चेक कर लो, आप वेरीफ़ाई कर लो, वो कंपनी है भी एस्टेब्लिश करती है या नहीं करती है। वहाँ से आप क्लियर पता कर सकते हैं। बट होता क्या है कि जो ये देखना नहीं चाहते, जो लुभावने ऑफ़र में फँस जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, शायद अच्छा ही होगा, तो ये सबको इग्नोर कर देते हैं वो, जो दिखता है। अब वो अपना आधार कार्ड सेंड करता है, आधार कार्ड का एड्रेस मैच कर लो आप गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा, ऐसा कुछ एरिया है या नहीं है उस एरिया में, कि आपने स्टेट में गुजरात में आपने कोई भी एक सिटी बना दी, जो है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे आपको थोड़ा-सा विजिलेंट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ फिर क्या है कि चांसेस काफ़ी कम है कि साइबर फ्रॉड के पैसे आपको रिकवर हो पाएँ। बट वही है कि 20-30% चांसेस हैं समहाउ कि वो रिकवरी हो पाए। अच्छा, आपने एक बात करी थी द अगली ट्रुथ ऑफ गैंगस्टर के बारे में। क्या है अगली ट्रुथ ऑफ गैंगस्टर? ये एक हमने एक स्टोरी कवर की थी जिसमें हमने जाना था कि एक गैंगस्टर बनता कैसे है। एक पर्टिकुलर एक इंसान की हमने स्टोरी कवर की थी कि कैसे एक आम इंसान जिसकी एक अच्छी खासी खेलती हुई फैमिली होती है, उसके साथ क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या वो फेस करता है, कि समहाउ एक टाइम के बाद वो गैंगस्टर ही बनना पसंद करता है। उसकी लाइफ में एक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तो ये एक इंसान की स्टोरी है जिसमें वो एक नई कार परचेज़ करता है और पार्किंग से रिलेटेड एक डिस्प्यूट होता है और पड़ोसियों से डिस्प्यूट होता है। तो ये बात फैमिली तक आ जाती है और उन 2 फैमिली के बीच में लड़ाई होती है। तो वो जो उस एरिया के जो लोकल गुंडे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं, गैंगस्टर होते हैं जो अपने आप को समझते हैं, वो उनको इन्वॉल्व करते हैं दूसरी पार्टी कि आप आइए और हमारा रिज़ॉल्यूशन कराइए। वो आता है तो जिस लड़के की मैं बात करता हूँ उसके फादर को वहीं पे सभी लोगों के सामने थप्पड़ मारता है। वो इसकी रिपोर्ट कराने पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में जाके उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही पार्टी जो दूसरी पार्टी है उसे इन्फ्लुएंस होती है। उसे कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर उसके घरवालों पे अटैक किया जाता है कि जब उसकी मदर है, उसकी जो सिस्टर हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात की जाती है। तो जो गैंगस्टर है, जो ये बनता है गैंगस्टर, ये फिर डिसाइड करता है कि ठीक है मैं खुद ही बदला लेता हूँ इसका, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। तो वो उसको मार-पिटाई करता है, जो इंसान उसे पीटता है, वो उसकी मार-पिटाई करता है और समहाउ उनकी ऐसी लड़ाई होता है, झगड़ा होता है कि उसके यहाँ पर हिट होता है, एक डंडे से हिट होता है और उसकी 6 से 7 घंटे बाद डेथ हो जाती है। ओह! अब आप किसी का मर्डर करते हैं, तो ये लाज़मी है कि आपको जेल जाना होगा। हुँ। बट इस स्टोरी में हमने कवर किया है कि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही
अगर उसकी पुलिस सुनवाई कर लेती तो ये नौबत नहीं आती कि उसको कानून अपने हाथ में लेना होता। जब वो जेल में जाता है तो पता लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो उनके घर वालों पे प्रेशर बनाती है और वो बोलते हैं कि जिस दिन ये जेल से बाहर आएगा इसको हम मारेंगे, हमें और कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हम कोई समझौता नहीं करते, जिस दिन ये जेल से बाहर आएगा, बेल पे आए, पैरोल पे आए, हम इसको मारेंगे। तो उसके पास अंदर कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर, तो वो फिर एक गैंगस्टर होते हैं उन्हें ज्वाइन करता है। तो वहाँ से फिर वो गैंगस्टर उसकी हेल्प करते हैं, जो उनके घर पे कब्जा कर लेते हैं, वो दूसरी पार्टी जो होती है उसके घर पे भी कब्जा कर लेती है, फिर वो उस कब्जे को हटाते हैं। तो वो पाता है कि अगर मुझे सस्टेन करना है इस लाइफ में तो मुझे वो गैंगस्टर लाइफ जीनी ही होगी, अदरवाइज मैं जैसे ही बाहर जाऊंगा वो फिर मुझे मार देंगे। मेरी फैमिली है वो उसे परेशान कर रहे हैं, वो फैमिली को शिफ्ट कर देता है एक दूसरी स्टेट में। तो फिर समहाउ वो अंदर अच्छे कनेक्शन बनाता है और फिर वो बाहर आता है, एक गैंगस्टर बन के ही आता है। बट बाहर 10 साल बाद वो बाहर आता है, 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि 302 था उसमें। और 10 साल बाहर आने के बाद फिर वो सोसाइटी को देखता है, तो फिर वो डिसाइड करता है कि मैंने कितना कुछ खोया अपनी लाइफ में। और ये जो दिखाया जाता है उसका मोटिव ये था वीडियो का कि वो हमारे पास इसलिए आया था कि सर मैं इसलिए वीडियो बनाना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ आजकल ये ना ट्रेंड बन चुका है, रील्स में लोग देख रहे हैं कि गैंगस्टर क्या लाइफ है, क्या है, रियलिटी डिफरेंट है। आप अपनी फैमिली को खोते हो, आपका आपके आसपास कोई नहीं है जो आपका अपना हो, बस वही लोग हैं जिनको काम की ज़रूरत है। पॉलिटिशियन आएंगे वो इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें आपको काम कराना है, किसी का कब्जा है, किसी को आपकी ज़रूरत है, काम के लिए आपके पास आ रहे हैं। आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, आपके ना फैमिली आपके पास है, ना आपकी कोई वाइफ है जो आपको साथ दे सके, इसके साथ आपकी कोई भी रिलेटिव्स नहीं है जो आपके साथ दे सके, तो आप अकेलापन महसूस करते हैं। एक फैमिली मैं भी चाहता था कि एक अच्छी फैमिली हो, मैंने कार भी इसलिए परचेज़ की थी कि ठीक है हमारा फ्यूचर है, बट आज 10 साल बाद आज मुझे देखिए मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। उस 10 साल के बीच में उसने अपनी माँ को भी खोया, जो 5 साल बाद जब ये जेल में था, तो वो काफ़ी बीमार हो गई थी और वो उनसे मिल भी नहीं पाया था। कोर्ट से कोई भी बेल नहीं मिल पाई थी, इंटरिम बेल जिसे कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए मिल जाए, वो भी नहीं मिल पाई थी। उसने अपनी माँ को भी खोया उस बीच में। तो ये उसने अपनी स्टोरी बताई थी हमें कि एक गैंगस्टर, बीइंग अ गैंगस्टर, हो सकता है आपको बाहर से काफ़ी अच्छा लगे, बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम बस मूवी में दिखाते हैं कि मार हाँ, धाड़ काट कर ले हैं। में दिखाया जाता है कि कितना अच्छा है गैंगस्टर, बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट है। तो मतलब ये गैंगस्टर तो नहीं बने, मतलब ये तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई इनके साथ में कि पापा को द्वारा, तो शायद अपने पापा को कोई चोट खाता हुआ नहीं देख सकता है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने क्या पढ़ाई वढ़ाई कर रखी थी? उन्होंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद वो जॉब भी कर रहे थे। हाँ। ग्रेजुएशन करने के बाद उनकी 2011 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी और तभी उनकी एक जॉब थी। वो अच्छा खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका जो ब्रदर था, जो उनका एल्डर ब्रदर था, वो आईआईटी से पास आउट था। आईआईटी से पास आउट था और काफ़ी अच्छा इंसान था वो, जिसकी इन्होंने मारपिटाई भी की थी। उसके अलावा जो उनके फादर थे वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और अपना अपना जीवन उन्होंने काफ़ी सादगी से गुजारा था। और फाइनली जब रिटायरमेंट के बाद वो कार परचेज़ करते हैं तो उनको ये मिलता है। तो अगर हमारा मोटिव ये था कि अगर फर्स्ट स्टेज पे ही अगर पुलिस उसमें कोई एक्शन ले लेती, जो उनके फादर के साथ मार-पिटाई हुई है, तो ये केस यहाँ तक नहीं जाता। तो ऐसा देखा जाता है जो विक्टिम है, फर्स्ट टाइम विक्टिम है, उसको कोई सपोर्ट नहीं करता है। सभी केसेज़ में नहीं करता, मैं ये नहीं कहूँगा सभी केसेज़ में नहीं करता। कुछ केसेज़ में करता है, कुछ में नहीं करता है। जहाँ पर अपोज़िट पार्टी काफ़ी पावरफुल होती है, तो वहाँ पर विक्टिम की काफ़ी कम सुनी जाती है। मतलब आपको या तो विक्टिम में भी पावरफुल होना पड़ेगा। अपोज़िट पार्टी। नहीं, अगर आप विक्टिम हो हाँ। और अगर आप पावरफुल हो, तो आप जिसने आपके साथ कुछ किया जी, उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। करेक्ट। तो मतलब आपको किसी भी हालत में पावरफुल बने रहना है। अगर आप पावरफुल रहेंगे, तो आप पुलिस को भी इन्फ्लुएंस कर पाएँगे कि आप मेरा केस क्यों नहीं लड़ रहे? आप मेरी एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? अगर आप नहीं हैं, दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंस करेगी फिर पुलिस को और आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। बाप रे! ऐसी और कोई स्टोरी पता है आपको? मतलब ये तो इंसिडेंट हो गया ऐसा, बाकी आप किसी का केस लड़ रहे हो, किसी गैंगस्टर के लिए आप केस लड़ रहे हो? हाँ, काफ़ी सारे हैं जो दिल्ली में जैसे क्राइम्स होते हैं, तो उनके लिए लड़ रहे हैं। देखिए, आजकल ना मैं आपको बताऊँ गैंगस्टर का ये हो गया है कि उन्हें जेल काफ़ी सिक्योर लगती है। गैंगस्टर को जेल सिक्योर लगती है? जी, वो ऐसा बाहर क्यों? आना ही नहीं चाहते हुँ। क्योंकि ये नेटवर्क ऐसा है, आपको मैं रियलिटी बताऊँ कि वो जेल से ही रन कर रहे हैं अब। क्योंकि जेल के बाहर अगर आप देखोगे तो उनके लिए इतनी दुश्मनी है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिसमें गैंगस्टर को बेल मिल जाती है, बट बेल के बाद आपको श्योरिटी देनी होती है कि आप बाहर आना चाहते हैं तो आपको अ, 2 लोग आते हैं, वो आपकी श्योरिटी देते हैं कि फ्यूचर में अगर कभी भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये आएँगे। तो वो एक प्रोसीजर होता है, तभी आप बाहर आ सकते हैं। तो उसके लिए भी वो डिनाई कर देते हैं कि मुझे नहीं लेनी, मुझे अंदर ही रहना है। तो ऐसे ऐसे आप तो क्रिमिनल लॉयर बने, आपने तो करियर ही ये चूज़ किया। तो आप क्या चाहते हो कि लोग समाज में ऐसी लड़ाइयाँ हो,
बिल्कुल नहीं, ताकि तो बिल्कुल नहीं चाहते हाँ कि ऐसी लड़ाइयाँ हों। अब जैसे डॉक्टर है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास मरीज आए, बट समहाउ आपको पता है ये आना ही है। हाँ ये रियलिटी है, इट्स ह्यूमन थिंग कि आपको ये लड़ाई झगड़ा, अगर 2 इंसान रहेंगे तो लड़ाई होनी है। अच्छा, अभी मतलब मेजर केसेस साइबर क्राइम के अलावा और कौन से केस आ रहे हैं? जैसे ये तो गैंगस्टर परिस्थिति ने बना दिया, बाकी कोई इंटेंशनली कोई केस करके आता हो, वैसा कोई केस आपके पास? जो हमारे पास केसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो मोस्टली होते हैं, एक होते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जो हम 60 टू 70% कवर करते हैं अपने साथ। साइबर फ्रॉड इसके बाद होते हैं, फिर नॉर्मल जो क्रिमिनल कंप्लेंट्स होती हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उनका है रेशो है। थोड़ा और डिटेल में बताओ ना इसके बारे में, किस तरह के केस आते हैं आपके पास? देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमारे होंगे कि वीमेंस राइट के लिए, डाइवोर्स केसेस होंगे, एलिमनी केसेस होंगे, और ऐसे केसेस जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस के लिए होगा। वुमेन राइट्स के लिए क्या क्या केस आता है, मतलब किस जैसे तरह का केस वुमेन आता है? राइट्स के लिए होते हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, हम्म, उनके साथ हो रहा है, तो अपने राइट्स के लिए वो मेंटेनेंस मांगती है अपने हस्बैंड से कि आप ठीक है, आप या आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे मेंटेन करें। जब उनके पेरेंट्स उन्हें पेमेंट नहीं करते, आई वुड से जब उन्हें मेंटेन नहीं करते, तो फिर उनके पास एक रास्ता बचता है कि वो कोर्ट के पास जाएं हम्म। और फिर वहाँ से डिमांड करें मेंटेनेंस। आपके पास कोई ऐसा केस आया? मैंने शायद अभी थोड़े दिन पहले एक ऐसे एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक लेडी ने 1 करोड़ रुपए डिमांड किए। एज ए एलिमनी। हाँ, कि मेरे हस्बैंड मेरे को 1 करोड़ रुपए दे। तो जज बोलती 1 करोड़ रुपए, जी, ऐसे मतलब काफ़ी सारे मांगो केस तो भी होते तो सही तो मांगो जो तो हम जी, दिलवा सके हैं। द तो थिंग, उस केस को रद्द कर दिया गया। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे किस तरह के केस आते हैं आपके देखिए पास? एक ऐसा होता है इसमें, जितना मैं याद कर पाता हूँ, एक केस ऐसा भी था जो काफ़ी हाईलाइटेड रहा था लास्ट मंथ, कि जहाँ पे उन्होंने मेंटेनेंस डिमांड किया था 6 लाख पर मंथ। जो मुझे 6 लाख रुपए चाहिए, उसने अपने खर्चे बताए कि मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस ये है, ग्रोसरीज, फिर मुझे शॉपिंग करनी होती है, ये सब खर्चे मेरे होते हैं। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है, जिसमें बताया जाता है कि आपको वो सेम स्टेटस अपनी वाइफ को देना होगा जो आप स्टेटस खुद मेंटेन करते हैं। हम्म। तो अगर आपकी अर्निंग है 30 लाख 40 लाख पर मंथ, तो आप जो स्टेटस आप अपना बना के चलते हैं, वही स्टेटस आपको सेम अपनी वाइफ को देना होगा। उस बिहाफ पे वो 6 लाख की डिमांड कर रहे थे। तो मिले उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। कोर्ट्स ने उसमें यही डिनाई करा हाँ। कि अगर आप देखिए, एक बेसिक नीड्स जो होती हैं, एक लाइफ़स्टाइल, वो आपको मिल सकती है, बट आप यही डिसाइड करेंगे कि आपको 6 लाख पर मंथ ही मिले, वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये लाइफ़स्टाइल जीनी है, क्योंकि मुझे वो याद है उनका स्टेटमेंट यही था, अगर आपको ये लाइफ़स्टाइल जीनी है, आप खुद कमाइए। राइट। अदरवाइज़ आप बेसिक नीड्स के लिए आप कर सकते हैं कि ठीक है, आपकी एक स्टैंडर्ड लाइफ़ है, आप ठीक है, आप 1 लाख 2 लाख आप रुपए ले सकते हैं। बट यू आर आस्किंग 6 लाख, जिसमें आपने बताया कि मेरा पार्लर का खर्चा है, वो मेरा 60,000 70,000 पर मंथ है। इसके अलावा जो मैं ड्रेसेस परचेज़ करूँगी पर मंथ, वो 1.5 लाख है। तो आप मेंटेनेंस नहीं माँग रही है, तो आप एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। हाँ, तो ये ज़्यादा केस आते हैं क्या? मतलब हाँ, देखिए मैट्रिमोनियल केसेस में आपको आपको उनके राइट्स दिलवाने हैं और मेंटेनेंस दिलवाना है। अब मेंटेनेंस वो जेन्युइन होना चाहिए, जो बनता है। इसके लिए आपको इनकम एफिडेविट भी फाइल करना होता है कोर्ट में कि आपकी इनकम कितनी है। उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना मेंटेनेंस मिलेगा। ऑन एवरेज जैसे मैं आपको बताऊँ, किसी केस में अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो समहाउ आपको 30,000 रुपीज़ अपनी वाइफ को पे करना होगा उसमें से, अगर आपके बच्चे नहीं हैं। तो वो इतना हक बनता है। अब वो वेरी कर सकता है कि आपको 20,000 भी मिल सकता है और 40,000 भी मिल सकता है। राइट। जी। अच्छा, डाइवोर्स की बात करते हैं, क्योंकि ये तो डाइवोर्स से रिलेटेड है। बाकी हिंदू धर्म में तो ऐसा कोई डाइवोर्स का मैटर नहीं आता था कि डाइवोर्स होगा। तो ये डाइवोर्स क्यों, किस रीज़न से हो रहा है आजकल ज़्यादा? मल्टीपल फैक्टर्स हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहले नहीं आते थे डाइवोर्स के केसेस, क्योंकि पहले कोशिश नहीं की जाती थी। जो भी वायलेंस या अब्यूज़्ड जो भी लड़कियों के साथ होता था, वो उसको दबाती थी। वो सोचती नहीं थी कि मैं डाइवोर्स लेके एक सेपरेट लाइफ़ जी सकती हूँ। बट अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो चुकी हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर उनके साथ कोई भी अब्यूज़ होता है, बीइंग अ मैन और वीमेन, किसी के साथ भी, तो उनके पास एक ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है कि ठीक है, हमारी एक साथ नहीं बनती है, तो हम डाइवोर्स फाइल कर देते हैं और डाइवोर्स ले लेते हैं। हुँ। तो क्या बहुत आसान है क्या डाइवोर्स लेना? कंटेस्टेड डाइवोर्स काफ़ी मुश्किल है लेना। क्या प्रोसेस है, थोड़ा बताओगे? मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कि हालाँकि लोग तो मैंने काफ़ी सारे देखे हैं जो काफ़ी ईज़ी बताते हैं कि आप डाइवोर्स फाइल कर दें, आपको डाइवोर्स हो जाएगा, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। अगर आप कंटेस्टेड डाइवोर्स वो है जिसमें एक पार्टी तैयार है डाइवोर्स के लिए, दूसरी डिनाई करती है। हुँ। मैं आपको यकीन के साथ दिलाना चाहता हूँ, 5 साल तो आपको नहीं मिलने वाला वो। 5 साल? मिनिमम, बेयर मिनिमम है। अगर दूसरी पार्टी नहीं चाहती तो 5 साल में आपको नहीं मिलने वाला डाइवोर्स। और ये 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 80% केसेज़ में सेटलमेंट होता है लास्ट में। तो क्या सेटलमेंट होता है, किस तरह का? अब जो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, आपको पता लगा आपने भी धक्के खाए 7 साल, अपोज़िट पार्टी ने भी 10 साल धक्के खाए हैं,
आप एट द लास्ट एक टेबल पे बैठते हैं और आप डिसाइड करते हैं, देखो दुनिया तो मज़े ले रही है, हम दोनों ये जो कोर्ट में विजिट्स कर रहे हैं, अगर साथ में नहीं रहना है तो म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं। कोर्ट भी यही चाहता है, म्यूचुअली डिसाइड करके ख़त्म करें, इसलिए ये इतने लंबे चलते हैं। ज़्यादातर जो केसेस है वो कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाते हैं। नहीं, कोर्ट्स के बाहर नहीं होते। अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो इसमें एक प्रोविज़न है, आप म्यूचुअली डिसाइड कर सकते हैं। आपको हर काफ़ी स्टेज पे कोर्ट बोलेगा कि आप जाइए म्यूचुअली एक आप सेटलमेंट करके आइए मेरे पास। आप मीडिएशन में जाइए, वहाँ मीडिएशन सेंटर होते हैं कोर्ट्स के अंदर ही, कि आप वहाँ पर जाइए, एक मीडिएटर होता है जो आपको बताता है कि ये सही है, देखिए आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं, तो आप मीडिएशन सेंटर जाके इसको सेटल करके आइए। तो किस तरह के लोग ज़्यादा डाइवोर्स फाइल करते हैं? मतलब जो अमीर होते हैं वो आते हैं आपके पास, या फिर जो गरीब होते हैं वो आते हैं, या मिडिल क्लास लोग ज़्यादा आते हैं? देखो, अब ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, बट जो गरीब लोग होते हैं ना, वो आ नहीं पाते। अच्छा। द रीज़न उनको पता है, देखो वहाँ लड़ाई रोटी की है। तो जहाँ पे वो इंसान, वो लड़की, मैं ये कहूँगा, वो डाइवोर्स को कैसे लेकर आएगी, जब उसे पता है कि अगर उसने कल को डाइवोर्स दे दिया तो ना उसके खाने के लिए है, ना उसके बच्चे के लिए है, तो वो तो आएंगे ही नहीं। तो मैं ऐसे सेग्रीगेट करके नहीं बता सकता, बट वो आते ही नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि गरीब लोग तो काफ़ी कम ही डाइवोर्स के लिए आते हैं। वो इसके लिए आते हैं कि मेरे साथ मार पिटाई हो रही है, लेकिन रहना मुझे इसके साथ ही है। तो ऐसे केसेस में वो आ सकते हैं। हाँ, बट अमीरों में ज़्यादा आते हैं। हाँ, मतलब अमीरों, फिर उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, देखिए जितने आप पढ़े लिखे होंगे, मैं ये मानता हूँ जितना आप पढ़े लिखे होंगे, जितना आपको अपने राइट्स पता होंगे, तो आप ईज़िली नहीं मानने वाले। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप उसको रिबेटल करेंगे। आप इतने आसानी से नहीं मानने वाले। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ मार-पिटाई करते हैं, या कोई वाइफ़ है, वो अब्यूज़ करती है हस्बैंड को, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि हस्बैंड भी बोलेगा ठीक है, वी कैन फाइंड आउट द वे फॉर इट, और आप डाइवोर्स फाइल करते हैं। कोई ऐसा केस डिस्कस कर सकते हैं जो कोई हाई प्रोफाइल केस हो और आपने आपने उसको हैंडल किया हो, और उसका क्या रीज़न था कि डाइवोर्स फाइल हो रहा है, और उसका क्या स्टेटस रहा फिर? ठीक है, मैं आपको एक ऐसा काफ़ी एक हाई प्रोफ़ाइल केस है, जिसमें उनकी वाइफ़ थी, वो रहती थी लंदन, और दिल्ली की पार्टी थी, जो हस्बैंड था उनका, और वो शादी होती है, और शादी के नेक्स्ट डे उनकी अनबन होती है, और नेक्स्ट डे से ही वो सेपरेट हो जाते हैं। एक ही दिन में? एक दिन के बाद ही सेपरेट हो जाते हैं, वो चली जाती है अपने घर। फिर थोड़ा-सा पार्टीज़ तैयार होती हैं, और काफ़ी अच्छी-खासी शादी करी थी। एक अच्छी, जिस मतलब सभी लोगों को पता था कि ये शादी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई कोर्ट रूम में शादी हुई है ये। तो नेक्स्ट डे वो चली जाती है, और उनको उनका बिहेवियर पसंद नहीं आता, और ये एक अरेंज मैरिज थी। फिर वो वहाँ से अपने जो उसके घर वाले होते हैं, वो रहते हैं लंदन, तो वहाँ चली जाती हैं। 3 साल तक उनका अता पता नहीं होता, 3 साल बाद वो आती हैं। उसके बाद वो मेंटेनेंस का केस डालती हैं, सब केसेस डालती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का भी डालती हैं कि मेरे साथ इन्होंने अब्यूज़ करते हैं, मुझे फ़ोन पे करते हैं, जब मैं यहाँ इंडिया अराइव करी हूँ तब मेरे साथ बदतमीज़ी की है। तो इनका केस फिर स्टार्ट हो जाता है लड़ना कोर्ट में। ठीक है। और ये मैं आपको बताऊँगा 2005 की बात है जब ये केस डलता है, और 2023 लास्ट ईयर इन्होंने सभी केस, दोनों पार्टीज़ ने म्यूचुअली एग्री करके, दोनों पार्टीज़ ने सेटलमेंट करके विथड्रॉ कराए केस, क्योंकि कोई सेटलमेंट पे आ ही नहीं पाया कि कोर्ट किसी एक के फ़ेवर में ऑर्डर दे पाए, या किसी को रिलीफ़ दे पाए, वो भी नहीं दे पाई, क्योंकि दोनों पार्टीज़ ये होती थी, लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, और कोई भी एक आउटपुट उनका नहीं निकल कर आया। तो 2023 में वो आते हैं, और फिर वहाँ पे वो सभी केसेस एक दूसरे से विथड्रॉ करते हैं, और अच्छे तरीके से सेपरेशन लेते हैं। अच्छा, कोर्ट में किस तरह के एक्चुअली अच्छे केसेस आने चाहिए? मतलब ये तो कोई केस ही नहीं बना, मतलब ठीक है, दोनों ने थोड़ी सी बात करी, अनबन करी हल्की-फुल्की सी, और केस दायर डाल दिया। लॉयर का भी थोड़ा, लॉयर को ज़्यादा पैसे मिलेंगे भी नहीं, कोर्ट का भी टाइम बर्बाद होगा, और जो एक्चुअल मुद्दे के केस है वो सब खराब हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मुद्दा होना चाहिए जो कोर्ट में नहीं आने चाहिए, और जो असली मुद्दे वो कोर्ट में आने चाहिए? देखिए, ये ना एक फैमिली कोर्ट होती है, ये डिफरेंट है। ये एक जो क्रिमिनल कोर्ट होती है वो अलग होती है, फैमिली कोर्ट अलग है। फैमिली कोर्ट में आपको यही केसेस मिलेंगे। यही है, लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ हैं, ये है, इनके लिए फैमिली कोर्ट एक अलग होती है। जो जो मेन कोर्ट होती है क्रिमिनल कोर्ट होती है, जिसे हम सेशन कोर्ट बोलते हैं। तो जिसके अंदर ये सभी सभी केसेस देखे जाते हैं, जो क्रिमिनल केसेस देखे जाते हैं। तो उसमें जो केसेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो आपको लगता हो कभी भी हंसी भी आती होगी आप लोगों को, तो यार ये किस तरह से फुद्दू सी बात पे लड़ रहे हैं? या फिर आपको यकीन दिलाऊं मैं, फैमिली कोर्ट केसेस में हाँ। आप अगर बैठने चले गए और सुबह शाम तक आप बैठे रहोगे, आपका मन करेगा वहाँ। अच्छा। वहाँ तो ऐसी लड़ाई झगड़े हैं कि क्या कि छोटी-छोटी बातों के लिए, कि ठीक है इसने मुझे खाना अच्छा नहीं दिया, तो हम ये लड़के झगड़ के यहाँ पर आ गए। फिर कोर्ट बोलते देखो आप सब लोगों के सामने तमाशा कर रहे हो, और हस्बैंड बोल देता कि ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, मुझे जेल भेज दो।
क्योंकि आपको मेंटेनेंस भी देना होगा, उसके पास पैसे नहीं है। एक केसेस में पता चलता है कि हस्बैंड कहता है देखो मेरे से मेंटेनेंस मांगने आई है, और पीछे देखो इसका बॉयफ्रेंड खड़ा हुआ है। अच्छा। वाइफ ये मेरी है और मैं जानता हूँ, मैं कैसे प्रूव करूँ इसका बॉयफ्रेंड है वो कहती है मेरा फ्रेंड है। हम्म। वो भी काफी मुश्किल है प्रूव करना। जज भी हंसते होंगे सारे पीछे बैठे बैठे घर उनको पे। आदत होती है, उनको आदत होती है। देखो फैमिली कोर्ट का थोड़ा माहौल ही वही होता है कि हम मतलब जो यहाँ पे आए हैं लोग कैसे भी सेटल करके शांति से इनको समझाएं और ये घर जाएं, या तो प्यार मोहब्बत से मान जाएं या फिर डाइवोर्स ले लें एट द लास्ट। ऐसा बोला जाता है कि मतलब एक रेप केसेस भी बहुत होते हैं और वो बहुत फॉल्स रेप केस लगाते हैं 55% तक। जैसे 100 केस आए तो 55% फॉल्स रेप केसेस है। तो इस पे थोड़ा इलोबरेट करोगे आपकी, मतलब किस तरह से फॉल्स केसेस लगते हैं और उसका क्या आउटपुट आता है? ओके, इसमें तो काफ़ी कुछ बात कर सकते हैं। पहले एक हमारा एक सेक्शन होता था 376, जो रेप को डिफाइन, जिसमें डेफिनेशन 375 में है और पनिशमेंट है वो 376 आईपीसी में है। अब इसे बोलते हैं आमतौर पे 76 लग गई, 376 लग गई किसी इंसान पे, ये काफ़ी कॉमन था। अब आपके मन में क्या आएगा, रेप क्या है? किसी के साथ ज़बरदस्ती करके अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं वो आपके लिए रेप है। राइट। बट इसके अलावा काफ़ी सारी डेफिनेशन है जो रेप में आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपसे शादी करूँगा और आपसे कंसेंट ले लेता हूँ और हम सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो इट्स ऑल्सो लाई ना रेप। इसके अलावा मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपको जॉब में प्रमोशन दूंगा, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, इस प्रीटेक्स्ट में मैं आपसे फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाता हूँ, दैट्स ऑल्सो काउंट इन अ रेप। बट होपफुली जब ये जुलाई 2024 से बीएनएस, आपको पता होगा कि आईपीसी को अब हटा के बीएनएस आ गया है, जिसमें अलग से डिफाइन किया गया है ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज को, कि इस बेस पे अगर आपका साथ कोई अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट आपको 10 ईयर्स होगी। ये एक ब्रैकेट आ गया 10 ईयर्स का, अदरवाइज 376 में क्या है, मिनिमम 10 ईयर अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। ओ। तो जो पहले था ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, क्योंकि हम देखते जो केस जो फोर्सफुली सेक्स होता है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसमें हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा हो। बट ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, मैंने बोला कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसका इंटेंट प्रूव करना काफ़ी मुश्किल है, कैसे करेगा? नहीं हो पाता कि मैं पहले से यही चाहता था या नहीं चाहता था। एंड द थिंग इज, आप पुलिस स्टेशन गए, आपने कंप्लेंट लिखी, वो 2 घंटे में एफआईआर कन्वर्ट हो जाती है, आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और दुनिया में ये उछाल दिया जाता है कि आप पे 376 लग गई, रेप लग गया। तो हमने अब देखा है कि बीएनएस में इसको समझा गया और अब इसमें 69 सेक्शन 69 में इसको डाल दिया एंड जो रेप है, जो एक्चुअल रेप है उसको 64 में अलग से डाला है। अच्छा। तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अब 10 साल है, ये एक ब्रैकेट है। अब इसमें भी क्या है, इसमें ये बताया गया है कि ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज और जॉब और प्रमोशन, अगर आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे तो आपको 10 साल की सज़ा है। ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि ठीक है जॉब के लिए मैं आपके साथ रिलेशन बना रहा हूँ, झूठा वादा, अगर मैं आपसे झूठा वादा करता हूँ कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा और मैं जॉब नहीं दिलाता, आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ, तो आपको सज़ा होगी। लेकिन मैं आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ बट आपको जॉब भी दिलवा देता हूँ, वो तो मैंने अपनी फुलफिल कर दिया, ऐसे केस में नहीं होगी। ये क्या बात हो रही है? यही बात है, सच्चाई तो ये है। अब ये 69 जो सेक्शन आया, अब इसको देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की इसमें क्या जजमेंट आएगी। ये तो यही कहता है ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ जॉब, अगर आप किसी को ऐसा करोगे, आप फिजिकल रिलेशन बनाओगे तो आपको 10 साल की सजा है। हाँ। अगर आप इन रियल उसको जॉब दिला दोगे तो तब फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगे। तो कोई लड़की भी बोल दे कि मेरे को जॉब में तो दिलाई फिर हटवा दी। बट उसमें तो ये नहीं है ना कि आपको दिलवाई और हटवा दी, उसमें तो ये है कि आपने दिलवानी नहीं है। अगर आपने ये बोला कि मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा या प्रमोशन दिलाऊंगा और आप नहीं दिलवाते हो, तब 69 इम्प्लीकेट होगा। तो इसमें आदमी की जिंदगी खराब हो सकती है। हाँ डेफिनेटली। अब ऐसे केसेस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, कोर्ट ना इनको एंटरटेन करता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, इतने सारे लड़के हैं, फेक केसेस हैं, इनको कैसे देखा जाए। तो अब काफ़ी सारे केसेस हैं जिसमें एंटीसिपेटरी बेल मिलने लग गई है। अब सभी 376 के केसेस में भी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। ये एक ऐसा हम्म, ये एक ऐसा आपके लिए बेनिफिट है कि आपको ये तो शांति है कि ठीक है मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। आपको ट्रायल फिर भी फेस करना है, आपको कोर्ट फिर भी जाना है, बट कहीं न कहीं आपको ये शांति मिलेगी कि ठीक है मुझे जेल नहीं जाना पड़ा और मुझे एंटीसिपेटरी बेल मिल गई। तो मतलब ऐसा कौन सा केस है जिसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती है? ठीक है? मतलब नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया कि भैया कि ऐसा क्या अपराध होते हैं, क्योंकि आजकल तो सभी मतलब आप चाहे बम ब्लास्ट भी कर दो तो भी आपको बेल मिल जाती है। एंटीसिपेटरी बेल है कि जिसमें आपका अरेस्ट ही नहीं होता। आपको कोर्ट के बाहर से ही आपको जेल जाना ही नहीं पड़ेगा, उससे पहले ही आपको बेल मिल जाए।
जो हीनियस क्राइम होते हैं जिसमें आपका एक्टिव रोल रहता है, मेन रोल रहता है, उसमें आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। आपका जो भी मर्डर है, डकॉइटी है, रेप है, जो एक्चुअल रेप है, इनमें आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी और इतना आसान भी नहीं है बेल लेना। लोअर कोर्ट्स तो काफ़ी कम है जो बेल ऐसे केसेस में दे, आपको या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ही बेल मिलती है। बाकी सारे केसेस मिल जाती है, जो जघन्य अपराध है, मतलब रेप केस हो गया उसमें नहीं मिलेगी आपने, और मर्डर का केस हो गया, मर्डर कर जो भी हीनियस क्राइम है जिसमें पनिशमेंट मिनिमम 10 ईयर्स है, मोर देन 10 ईयर्स है, तो उसमें आपको आसानी से एंटिसिपेटरी तो आप भूल जाइए, आपको रेगुलर बेल भी नहीं मिलेगी। उसमें नहीं मिलेगी, बाकी सारे केसेस में बेल मिल जाती है। हाँ, थोड़े जैसे मैं आपको बताऊंगा 3 महीने बाद स्टेजेस होती हैं कि चार्जशीट के बाद आपको बेल मिल सकती है या फिर एविडेंस करने के बाद आपको बेल मिल सकती है। तो धीरे-धीरे एक स्टेज होती है कि आपको किसी क्राइम में आपने ऑफेंस किया, उसमें 3 महीने आप जेल में रहे। ऐसे कुछ ऑफेंसेस जिसमें 6 महीने बाद मिलती है। ड्रग्स के केसेस हो सकता है आपको 5 साल बाद मिले। तो ये थोड़ा-सा बने हुए ब्रैकेट्स बने हुए हैं। बट आम जनता ही करती है सारे अपराध, या ये सब अपराधी कहीं से आते हैं? हमारे बीच से ही लोग हैं। अगर आप जेल में जाओगे तो हम बीच से ही लोग हैं, वहाँ सब हैं। वहाँ डॉक्टर भी होगा, वहाँ पॉलिटिशियन भी होगा, वहाँ गरीब भी होगा, वहाँ अमीर भी होगा। तो मेरे को थोड़ा रेप केस बताओ, आपने कौन सा केस हैंडल किया है, कुछ स्टोरी बता सकते हो आप मेरे को इसमें? देखो, रेप केसेस में आपको बताऊँ, हनी ट्रैप के काफ़ी सारे केसेस आते हैं। हनी ट्रैप, ये क्या? ये एक्सटॉर्शन है एक तरीके का, जिसमें क्या होता है कि आपको टारगेट किया जाता है कि एक लड़का देखा जाता है कि हाँ, ये लड़का है, उसके साथ बात की जाती है, उसको कनेक्ट किया जाता है, सोशल मीडिया के थ्रू से बात की जाती है। फिर काफ़ी केसेस में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, काफ़ी केसेस में नहीं बनाए जाते और फिर उससे बोला जाता है कि मैं आपके खिलाफ केस करूँगी, अदरवाइज़ आप या तो मुझे पैसे दो, क्योंकि आपने मुझसे बोला कि आप मेरे से शादी करोगे। क्योंकि आप यहाँ पे फोर्सफुली सेक्स का तो आप लगा नहीं सकते, क्योंकि आप मर्ज़ी से साथ में गए हो, आप होटल भी साथ में गए हो, आप बातें भी कर रहे हो इन सब की। लेकिन वो बोलती है कि हाँ, आपने मुझसे बोला है कि आप मेरे से शादी करोगे और अब आप वो कर नहीं रहे। और रियलिटी क्या है कि आपको ये प्रूव भी नहीं करना इनिशियल स्टेज में कि इसने मुझसे बोला है शादी करने के लिए, नहीं। आपका कहना ही काफ़ी है। बस आपने कह दिया कि इसने मुझसे बोला हुआ है, ओरली मुझसे काफ़ी बार बोला हुआ है, यही काफ़ी है एफआईआर के लिए। और ऐसे केसेस में काफ़ी एफआईआर होती भी है। तो मतलब लड़के को प्रूफ रखना पड़ेगा कि देखो मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, कहीं इसके बाद व्हाट्सअप चैट हो जाए या मेल पे लिख दे। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ आपको हाँ। कि आप कभी भी आप एक होता है ना, वो एक एज होती है जिसमें आप फ्लो में इमोशनली आप बोल देते हैं कि नहीं हम शादी करेंगे। अब बिल्कुल ना बोलें, अगर आपका कोई भी प्लान नहीं है तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, आप बिल्कुल भी ना बोलें। आप बिल्कुल मना करके चलें अपने रिलेशन में कि ठीक है, हमारा ये कैजुअल रिलेशन हो सकता है, बट आई एम नॉट सीरियस इन दिस रिलेशनशिप, हमारी शादी वगैरह ऐसा आप ना सोचो। समहाउ कोर्ट इनको एडमिट करती है इन चैट्स को। ऐसा नहीं है कि ये चैट्स हैं एडमिट नहीं होंगी, आप कोर्ट्स को दिखाओगे तो कहीं न कहीं आपको ये होगा कि आपको जेल नहीं होगी। प्रशांत जी, थोड़ा और ब्रीफ में बताओ ना कि हनी ट्रैप का मामला एक्चुअली होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए? जी, अगर हनी ट्रैप को मैं आप किसी स्टोरी के साथ आपको बताऊँ, इसमें क्या होता है, 3 से 4 लोगों का एक ग्रुप होता है और आप यकीन करना इसमें पुलिस के भी लोग मिले होते हैं। मैं आपको एक गुड़गाँव की एक घटना बताता हूँ। वो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को टारगेट करते हैं कि आप कोई लड़की है, कि उनके गैंग है जिसमें 2-3 लोग हैं, मेल फीमेल सभी हैं, कि आपको इस लड़के को टारगेट करना है हनी ट्रैप में। वो उसका स्टेटस देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस, कि कितना साउंड है, इस पे पैसे होंगे, अगर हम इससे कल माँगते हैं 20 लाख रुपए ब्लैकमेल करके तो क्या ये दे पाएगा? फिर उसको वो टारगेट करते हैं। उसके साथ वो रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब वो लड़की उससे दोस्ती करती है, उसके साथ घूमती है, उसे भी ईज़ी लगता है, ठीक है घूम लेते हैं वो। फिर उसके साथ ये सब करने के बाद वो बोलती है कि आपने मुझसे शादी के लिए बोला था। 10 दिन होता है। 10 दिन बाद ही आपसे बोला जाता है कि आपने तो मुझसे बोला शादी करेंगे और आप शादी नहीं कर रहे। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। वो पुलिस स्टेशन चली गई। आपको लगेगा क्या होगा, मैं पुलिस स्टेशन जाके बता दूँगा कि देखिए ये सच्चाई है। पता चलता है कि गुड़गाँव के केस में पुलिस वाले भी मिला हुआ था। उनकी पूरी टीम थी, वो उनको ये होता था कि अगर हमें 20 लाख रुपए मिलेंगे तो हम 3 लाख रुपए आपको देंगे। हाँ, हाँ। तो ये नेक्सस था पूरा। पुलिस वालों के साथ में? हाँ, और आप यकीन करें उन्होंने ऐसे 7 से 8 केस पहले कर चुके हैं वो। बाप रे! और इसके ऐसे केसेस में क्या होता है, आपका रिकॉर्ड भी नहीं होता। हमें जो जिसमें विक्टिम होती हैं, जो लड़की होती हैं जिसे हम विक्टिम बोलते हैं, उनकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते हम पब्लिकली। अगर आप उनका नाम भी देखेंगे ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम प्रिया है, तो केस में उनका नाम मिस पी चलेगा। बस पी से डिनोट किया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आपको इनका रिकॉर्ड भी नहीं मिलेगा कि इन्होंने इससे पहले कितने सारे केसेस में फेक एलिगेशंस या ऐसे काफ़ी सारे केसेस इनके खिलाफ कितने केसेस हैं जिसमें ये विक्टिम है, एज़ अ रेप विक्टिम। बट आप जब सोर्सेज़ से पता करते हैं तो पता चलता है इन्होंने 6-7 केस तो इस डिस्ट्रिक्ट में ही डाले हुए हैं। वहाँ से पता चलता है। ओके। तो ये एक स्टोरी थी जिसमें पता लगा कि उन्होंने उसको ट्रैप किया, फिर उससे 25 लाख रुपए डिमांड किए। उसके खिलाफ एफआईआर भी करा दी। उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं था
ये बताने के लिए कि एफआईआर में जो उन्होंने एविडेंसेस दिए थे कि इसने प्रॉमिस किया शादी के लिए। ओह माय गॉड। स्टिल उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया, उसे हाई कोर्ट से एंटिसिपेटरी बेल मिलनी पड़ी, सेशन ने उसे एंटिसिपेटरी बेल ही नहीं दी, बेल भी नहीं दी, सेशन से बात ही नहीं हो रही है। मतलब आप बोले 10 दिन बात हुई थी, 10 दिन में सिर्फ उसने बोला कि शादी करूंगा, इतने में ही। देखो होता क्या है कि ऐसी काफ़ी सारी जजमेंट्स, जब ये दामनी वाला केस दिल्ली में हुआ था, जैसे आप जानते हो 2012-13 का, जो उसके बाद काफ़ी सारी उसके बाद जजमेंट, उस जजमेंट के बाद काफ़ी सारे हमारे गाइडलाइंस आई थी कि आपको ऐसे केसेस में, जहाँ रेप केसेस हैं, उसमें आपको इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। तो जिसमें बताया गया था कि अगर आपके पास कोई भी विक्टिम आता है, रेप विक्टिम, तो उसके आप इफ एंड बट ना करते हुए आप उसकी कंप्लेंट ले लें। तो पुलिस वाले भी नहीं चाहते कि वो बेवजह किसी में फंसे, अदरवाइज उनके खिलाफ भी केस होगा। तो जो भी आता है वो ठीक है, वो लिख लेते हैं और वो केस बन जाता है। उसके बाद फिर आपके खिलाफ एक्शन होता है, या तो आपको भागना होगा, या आपको एंटिसिपेटरी बेल लेनी होगी, या आपको पुलिस पकड़ लेगी तो आपको जेल जाना होगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे केसेस से बचना है, और आप, ये मोस्टली आपके नॉन में ही होता है कि आपको कोई जानकार है, ऐसे कोई नहीं होगा कि आपको ना चाहते हुए भी कोई भी लड़की आपके खिलाफ एलिगेशन लगा सकती है, कहीं ना कहीं वो आपको जानती है 10 दिन से, 15 दिन से। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए कि आपसे जो मिलने आया है वो कौन इंसान है, उसका क्या बैकग्राउंड है, आपके कॉलेज फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे वो काम करती है, क्या है कि कैसे ही किसी एक अननोन इंसान ने आपको अप्रोच किया और आपके साथ मिल गए ऐसा। क्योंकि ये जो सभी एप्लीकेशन है, टिंडर हो गई, बम्बल हो गई, इनके थ्रू लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रोच करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, अननोन के साथ आप कनेक्शन करते हैं, फिर उनके साथ ही होता है। तो मैं तो यही सजेशन करूँगा कि आप किसी भी अननोन इंसान के साथ करें, आप किसी भी अननोन इंसान के साथ कोई भी रिलेशन बनाएं, आप उनसे बातचीत करें, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखें, व्हाट्सएप चैट को रखें, आपकी ऑडियो कॉल होती है उनको रखें, उनका बैकग्राउंड चेक करें कि ये कहाँ से आए हैं, क्या है, इनके फैमिली क्या है, इनका रेसिडेंस कहाँ पर है, ये आपको सब कुछ, आपको विजिलेंट रहना होगा। अदरवाइज होगा क्या, ये केसेस होते हैं 10 में से 1, लेकिन वो आपके खिलाफ हो गया तो आपके लिए ज़िंदगी भर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट राइट। मतलब किसी से भी रिलेशनशिप में आना है तो उसके बारे में पहले पूरा बैकग्राउंड पता करना है, इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर। यस। ये एक बात बताओ कि जैसे जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या फिर जितने बड़े बड़े बाबा हैं, उनको तो बेल मिल जाती है, उनके खिलाफ भी बहुत रेप केसेस चलते हैं। बड़े बाबा, बड़े पॉलिटिशियन और बड़े अमीर लोग, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं किस, तो इन्फ्लुएंस होता है, ये आपको पता है, ये सभी जगह है, नॉट इन जुडिशरी, ये सभी सेक्टर में है कि ये लोग काफ़ी इजीली किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो इस वजह से इनको मिलती है। अदरवाइज आपने देखा होगा ऐसे भी क्राइम है जिसमें सजा ही 5 साल है, उसने 5 साल जेल में गुजार लिए तब भी वो अंदर है। ऐसा कैसे, क्या केस है सर? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके खिलाफ 3 साल की सजा होती है किसी हाँ। केस में, और आपके खिलाफ केस हो जाता है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल, आप जेल में चले गए, आपकी फैमिली इतनी साउंड नहीं है कि वो आपको असिस्ट कर पाए, या आप लोकल रेसिडेंस नहीं हो, आपकी फैमिली है साउथ में, आप यहाँ नॉर्थ में फंस गए किसी केस में, आप मजदूरी का काम करने आए थे, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, और वो इंसान 3 साल से जेल के अंदर है, उसकी बेल ही नहीं लगा पा रहा। तो उनको इस विक्टिम को सरकार कुछ प्रोवाइड नहीं करेगी? लीगल एड होता है, हाँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोर्ट में इतने सारे केसेस का बंडल है, कौन देखेगा? दिन में आपको लगता है जजेस 100 से ज़्यादा केसेस देखते हैं, याद भी नहीं रहता होगा उनको। उन्हें क्या याद रहेगा, क्या पूछेंगे वो किस इंसान से? हाँ। जो 100 150 केस की लिस्ट होती है, हम्म। वो हर केस में 5 से 10 मिनट दे पाएंगे अपना। कितने केसेस है इंडिया में, और मतलब जज कितने हैं? जज का ऐसे मुझे आइडिया नहीं, बट कहा जाता है कि जो जजेस पे बर्डन है, ऐसे केसेस में जजेस पे बर्डन वो 5 टाइम्स मोर है, कि जहां उन्हें 80 केसेस उनके पास होने चाहिए, तो उनके पास 400 to 500 केसेस है। तो जज क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं सरकार? मतलब आपकी तरफ से आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखो हम तो यही चाहते हैं कि जुडिशरी को रिफॉर्म करना होगा, तो इसके लिए आपको वैकेंसीज निकालनी होगी, कोर्ट्स आपको बढ़ानी होगी, तभी एक, देखिए आपको ना, हम जैसे बोलते हैं ना कि हमें हक की लड़ाई है, हमें कि हमें न्याय मिलना चाहिए, 10 साल बाद आपको न्याय मिल रहा है, उस न्याय का क्या फ़ायदा? हाँ। वो जस्टिस आपको जितना जल्दी हो सके उतना मिलना चाहिए। राइट। आपको परेशान आज किया गया है, और आपको उसकी लड़ाई करते हुए 6 साल बाद आपको उसका इंसाफ मिलता है, वो कैसा इंसाफ? राइट। वो तो तभी मिलना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि जुडिशरी में कि आप, हमारे पास ज़्यादा कोर्ट्स होने चाहिए, ज़्यादा जजेस होने चाहिए, तभी हम इसको रिफॉर्म कर पाएंगे। बट आप तो सिस्टम में तो क्यों नहीं हो रहा? मतलब आप लोग बात करते होगे ना आपस में कि यार इतने जज कम हैं, और होते तो ठीक रहता, सिस्टम थोड़ा बड़ा होता तो ठीक रहता, आप लोग भी बात करते होगे। क्या देखिए, रीजन है इसके इंफ्रा पीछे? चाहिए इसके लिए, मेन आपको बिल्डिंग्स चाहिए जिसमें कोर्ट्स बनेंगी। आई वुड से कि मोस्टली तो इसमें यही है कि फाइनेंस की प्रॉब्लम है। हम्म।
पैसा तो बहुत है सरकार के पास, अब इस पर्टिकुलरली जुडिशरी के लिए नहीं है इतना कि वो कर पाए, ये पता सरकार को भी या है। इंटेंशनली नहीं चाहते कि लोग ऐसा कि ये सिस्टम ज़्यादा बढ़े। देखिए, अगर मैं ये नहीं कह सकता इंटेंशनली वो चाहते हैं नहीं चाहते, बट द थिंग इज इसके लिए काफ़ी सारा पैसा चाहिए जो इस रिफॉर्म के लिए उन्हें लगाना होगा, और अभी शायद वो नहीं लगा रहे हैं। बट अगर आप सिचुएशन पिछले 10 से 15 साल देखें तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है कि कोर्ट्स नहीं बन सके हैं, जजेस नहीं आ चुके हैं, और डेवलप किया जा रहा है इस सिस्टम को। तो धीरे धीरे ये डेवलप हो रहा है। आजकल लिव इन रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें भी कोई केस आता है ऐसा? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप एक नया टर्म है, हाँ। और अभी शायद उत्तराखंड की गवर्नमेंट है जिन्होंने इसे रिकॉग्नाइज भी किया है कि इफ़ यू आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप तो आपको इन्फॉर्म करना होगा किसको? अपने लोकल अथॉरिटी जो होती हैं, जो एसडीएम कोर्ट होती है, वहाँ आपको इन्फॉर्म करना होगा दैट वी आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप। उसके बाद क्या होगा, आपके राइट्स वहाँ बनते हैं कि आपको मेंटेनेंस आप ले सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। अगर आपका हस्बैंड आपको नॉट हस्बैंड आपको बॉयफ्रेंड है, वो आपके साथ कोई भी ब्रीच करता है या वायलेंस करता है, अब्यूज़ करता है, तो एज अ वाइफ आप एंटाइटलमेंट है कि आप उससे पैसे मांग सकते हैं, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। अब्यूज़ करा है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो स्पेसिफिकली मैरिड वीमेन के लिए है, वो वहाँ पे हो सकता है कि आप उसमें उनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। लड़कों के लिए भी कोई कानून है, सिर्फ सब नथिंग सर, सब लड़कियों के लिए ही है? सब कुछ लड़कियों के लिए है। लड़कों के लिए है बस सिविल रेमेडीज़ कि आप जाइए कोर्ट और कोशिश करिए कि ठीक है आप इनको सज़ा नहीं दे सकते लड़कियों को मेरे खिलाफ, तो आप ये काम करिए कि आप सिविल रेमेडी दे दीजिए और आप सिविल सूट डाल दीजिए कि डैमेजेस के लिए कि मुझे इन्होंने हानि पहुँचाई है, 10,000 रुपये 50,000 रुपये आपको दिए जाएँ या लाख 2 लाख। उन केसेस का भी कुछ नहीं होता, सच्चाई ये है। अच्छा, आपको भी 4-5 साल हो गए, मतलब आपको ऐसा कौन-सा केस पता है जो जो बहुत ही बेकार केस है, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था किसी के साथ? ऐसे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक हमारे पास केस आया था लास्ट ईयर जिसमें वो इंसान 10 साल से अंदर था। मतलब 8 से 9 साल उसे हो चुके थे जेल में, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी वहाँ पे। उसके फैमिली मेंबर में उसके ब्रदर ने वो केस मर्डर किया। वो एक अच्छा खासा लड़का था, नौजवान लड़का था, और ये काफ़ी आपने देखा होगा, ये काफ़ी स्टोरी में भी शेयर हुआ ये वाला केस। उसके ब्रदर ने ये सब किया, बट पुलिस वाले 11 लोग को उसमें उठाती है। फैमिली के सभी मेंबर्स को, सबको इम्प्लीकेट कर देती है एक सिंगल मर्डर के लिए। कोई रोल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो दूसरी पार्टी थी वो एक पॉलिटिशियन थे। इसके भाई को ये जेल में रहना है, ठीक है, बट ये खुद इंसान 8 साल से जेल में है जो उस टाइम पर वहाँ प्रेजेंट भी नहीं था। इसको भी इम्प्लीकेट कर दिया, इसका दिखा के कि इसकी यही लोकेशन थी, यहीं थे। इसके पेरेंट्स को किया गया, इसके फैमिली मेंबर्स को किया गया। फैमिली मेंबर्स धीरे-धीरे कोई 3 साल में, कोई 2 साल में बाहर आ गए। ये खुद 8 साल बाद लास्ट ईयर बाहर आया है। इसके पास सभी इन्फॉर्मेशन थी, इसके पास सभी एविडेंसेस थे कि ये उस पर्टिकुलर जो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ था ही नहीं, वहाँ से ये 50 किलोमीटर दूर था। तब भी इसको फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया गया था। 8 साल बेवजह उसने वहाँ पे गुज़ारे। तो ऐसे बहुत सारे भी केसेस होते होंगे? देखिए, होता क्या है कि सभी केसेस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे सच्चाई होती है 30%, उसे बढ़ा-चढ़ा के 100% कर दिया जाता है। उस केस का आप क्रक्स निकालेंगे तो सच्चाई 30% होती है। बट क्यों करा जाता है? कि जिससे हम दूसरी पार्टी पे प्रेशर बनाएँ और हमें जल्दी ईज़िली जस्टिस मिल पाए। तो ऐसे बढ़ा-चढ़ा के केसेस को दिखा दिया जाता है। अच्छा, तिहाड़ जेल के बारे में बात करते हैं जी। कि जेल के अंदर जो अमीर लोग होते हैं उनके साथ क्या अलग बर्ताव किया जाता है, और जो गरीब होता है उसके साथ अलग बर्ताव किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा बोला जाता है कि जेल में जिसके पास बहुत पैसा है वो राजा की ज़िंदगी जिएगा जेल में भी। जेल में मैं बताना चाहूँगा कि जो अमीर है, वो अपनी ठीक-ठाक ज़िंदगी काट सकता है। वो जो चाहेगा उसे खाने के लिए मिल जाएगा। उसको एक प्राइवेट स्पेस चाहिए, वो उसको मिल जाएगा। जो गरीब है, वो भी अपनी ठीक-ठाक ज़िंदगी काट सकता है। उसके पीछे रीज़न मैं बताऊँगा। वो बाहर भी परेशान था, 2 रोटी के लिए वो वहाँ लड़ रहा है। अगर वो न्यूक्लियर है, अगर वो अकेला है, तब की बात मैं करता हूँ। फैमिली होती है तो काफ़ी कुछ दाँव पे लगता है। अंदर भी जाके आपको काम दे दिए जाते हैं कि आप ये काम आता है, आपको ये स्किल्स आती हैं, तो आप ये काम कर लो। इसमें जो पिसता है ना जेल में, जो हम देखते हैं, वो है जो मिडल क्लास है, जो 9 से 5 की जॉब करता है। ना तो उसके पास वो स्किल्स हैं कि वो जेल में जाके किसी को वहाँ पे जाके कुछ काम कर पाए, और ज़िंदगी भर वो जॉब करते हुए आया है, एकदम कट लगा है। ना अब वो घर की ईएमआई पे कर सकता है, ना उसको क्रेडिट कार्ड के बिल्स पे करने हैं। पता लगता है 4 महीने में उस पे इतना ज़्यादा लोन हो चुका है, इतना सारा कुछ हो चुका है, क्योंकि डिपेंड उसकी लाइफ़ ही इस पे डिपेंड करती है। राइट। जेल के अंदर ही वो परेशान है। तो मैं तो ये कहूँगा कि गरीब इंसान कहीं न कहीं जाके जेल काट सकता है, अमीर काट लेता है। इसमें फँसता मिडल क्लास है। हर जगह पे मिडिल क्लास फँसता है। सबसे ज़्यादा इसमें मिडल क्लास फँसता है। बाप रे! तो लोगों को ये मैसेज देना चाहोगे, या तो अमीर बन जाओ या गरीब बन जाओ? मैं तो यही बोलूँगा कि अमीर ही बन जाओ आप। कि गरीब कहीं न कहीं देखो, गरीब है वो
हो सकता है वो जेल के अंदर सुख हो, लेकिन जो उसकी फैमिली जो स्ट्रगल करती है बाहर, अगर उसकी फैमिली डिपेंडेंट हैं उसकी वाइफ है, पेरेंट्स हैं, तो उनका तो काफ़ी, क्योंकि वही एक अर्निंग सोर्स था, जो इंसान था जो अब अंदर जा चुका है। अगर वो बाहर होता तो कुछ कम आता, अब वही अंदर जा चुका है, तो जो स्ट्रगल करती है उसकी फैमिली करती है। तो आप लोग जाते हैं जेल में कैदियों से मिलने? जी, ये हमारे क्या हमें माहौल रहता है अंदर, थोड़ा अगर आपने देखा हो? देखिए, जो हमें विज़िट्स मिलती हैं, जो जाने के लिए मिलती हैं, जैसे कि मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं तो पॉडकास्ट भी करता हूँ, तो मैंने जेलर्स के साथ भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं, तो उन्होंने पर्सनली जेल विज़िट भी कराई है। अच्छा। तो उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जहाँ कैपेसिटी 500 पीपल्स की है, वहाँ मैं मैनेज करनी 2500 पीपल्स। ओ, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताऊँ, अगर आपका 3 बीएचके अपार्टमेंट है, जहाँ पे 6 से 7 लोग आराम से रह सकते हैं, और मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहाँ 50 लोग रखने हैं, तो आप कैसे मैनेज करोगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उनको मैनेज करना। आप ठीक है, आप कहीं न कहीं कैसे न कैसे उनको मैनेज कर रहे हैं, और ये हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ है कि जो उनके बेसिक नीड्स है, अच्छा पानी, एक प्रॉपर स्पेस, अच्छा खाना, और रिहैब कर पाएँ वो। जेल का पर्पज़ है कोई इंसान रिहैब कर पाए, क्योंकि कल उसको फिर से सोसाइटी को फेस करना है। तो हम उसको रिहैब भी करना चाहते हैं कि वो कल को अच्छे से सोसाइटी को फेस कर पाए। अंदर ही वो इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो रिहैब का उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे वो जब सोसाइटी को फेस करेगा, कुछ टाइम बाद जब वो जेल से बाहर आएगा, तो कैसे हम उसको रिहैब करें कि वो सोसाइटी को फिर से अच्छे से फेस कर पाए। अच्छा, ये वुमेन भी उसमें क्राइम में बहुत इन्वॉल्व होती है। आपके पास कोई क्लाइंट ऐसा है जो वुमेन विक्टिम हो? देखिए, वीमेन का क्या है, ऐसे काफ़ी सारे लॉज़ हैं हमारे जो वीमेन प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ। अगर हम पहले के इंसिडेंट्स देखें, औरतों के साथ काफ़ी लड़ाई, झगड़े, मारपीट हुई है। इसे हम सब जानते हैं कि ऐसा औरतों के साथ हुआ है। उनकी प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी सारे लॉज आए थे, जैसे डाउरी डेथ का आया था, डोमेस्टिक वायलेंस का आया था। आप अगर स्पेसिफिकली किसी लड़के के साथ आप मार पिटाई करते हैं तो उसका अलग एक सेक्शन होता है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आए थे। बट टाइम के साथ साथ जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, वो जान गई है कि ठीक है, इनको हम मिसयूज़ भी कर सकते हैं, इनको ओवर पावर कर सकते हैं। तो ऐसे आप काफ़ी सारे केसेस देखेंगे जिसमें इनका मिसयूज़ किया जा रहा है। राइट, राइट, राइट। तो उनको मिसयूज़ करके एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ किया जाता है कि ठीक है, अगर आपके खिलाफ केस हो गया है तो आप पैसे दो, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे अभी आप क्रिमिनल लॉयर हैं, तो मतलब लोगों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि मतलब क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए ताकि ऐसे कोई केसेस में फंसा ही नहीं? ओके, अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ क्रिमिनल केसेस की, हुँ। मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि ना कभी आपको पुलिस स्टेशन विज़िट करना पड़े, ना आपको हॉस्पिटल जाना हो और ना कोर्ट आना हो। इसका एक सिंपल फंडा है, लीगली मैं आपको फिर बाद में बताऊँगा। पहले मैं सिंपल बताऊँगा कि आपको थोड़ा-सा ना संयम रखना चाहिए। आपके साथ किसी की भी लड़ाई झगड़ा होता है, आप वो कोई आपको प्रोवोक करता है, आप ईज़िली मार-पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या था कि जब हम अपने बचपन में थे, हम कितना ही लड़ाई झगड़ा करें वहीं पे सॉल्व हो जाते थे। लेकिन जैसे ही हम 25 को, 27 को इनको क्रॉस करते हैं, कोई छोटा-सा भी लड़ाई झगड़ा है, देखिए आप पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है कि ठीक है, आप बेल ले लेंगे इसमें। लेकिन एक लड़ाई झगड़े का केस का मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपको कोर्ट्स में आना होगा, रेगुलर विजिट्स करनी होंगी, तारीखों पे आना होगा। फॉर एग्जांपल आप रहने वाले हैं दूसरी स्टेट के, आप किसी काम से इस स्टेट में आए हैं, आपने यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लिया, आपके खिलाफ यहाँ एफआईआर हो जाती है, तो आपको सभी डेट्स में यहाँ पर आना होगा। ओह! तो आपके लिए देखिए कि हर महीने आप यहाँ पे विजिट्स कर रहे हैं, आपको कोर्ट आ रहे हैं। तो मैं तो यही सजेशन देता हूँ किसी भी इंसान के लिए कि अगर आप लाइफ को इस तरीके से जिएँ कि आपको कभी चाहकर भी पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स ना विज़िट करना पड़े। और अगर आप करते हैं, ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप कहाँ तक इंसान सह सकता है, तो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आएँ। कोर्ट आपको असिस्ट नहीं करने वाली, कुछ भी नहीं करेगा। वो कुछ नहीं करेगी, वो आपको देखेगी बस। आपको 10 साल रिलीफ़ ना मिले, कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। आपको खुद पुश करना होगा, आपको अपने एडवोकेट को पुश करना होगा, आपको खुद को पुश करना होगा कि ठीक है, मुझे आप इसमें रिलीफ़ दिलाइए। अगर यहाँ नहीं मिलता तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, बट मुझे रिलीफ़ दिलाइए। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर आप किसी के खिलाफ केस करते हैं तो आप विजिलेंट रहें। आप जानें इस केस में क्या है। आपके वकील कुछ बताते हैं, उसे क्रॉस चेक करें। आप किसी दूसरे वकील के पास जाएँ, आप बुक्स पढ़ें, आप केस लॉज़ पढ़ें, जो ईज़िली अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आप पढ़ें, जानें कि जिस डायरेक्शन में आपका केस जा रहा है, क्या वो सही डायरेक्शन है या नहीं है। तो जितना आप विजिलेंट रहेंगे, राइट। उतना ही आपके चांसेस हैं कि आपको रिलीफ मिल पाए। तो मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कॉमन मैन्स को। और लीगल वाला आपको लीगल एस्पेक्ट? लीगली के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएँ। जैसे आपको किसी एडवोकेट को हायर करना है,
तो आप चेक करें कि आपका एडवोकेट क्या काम कर रहा है, आप उससे ओपिनियन लें। एक ओपिनियन लेने के बाद दूसरे वकील के पास जाइए, आप उससे ओपिनियन लीजिए। हो सकता है कि आपको कोई पेड ओपिनियन दे अपना, बट आप ट्राई करें, आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास ना करें। इसके साथ साथ जो भी आपके पास एविडेंसेस होती हैं, आप उनको कलेक्ट करें। एक छोटे से छोटा एविडेंस काफ़ी ज़्यादा पर्टिनेंट हो सकता है आपके केस में, अगर आप उसको कलेक्ट करके रखते हैं। आप ऐसे ही इग्नोर ना करें। मेरे को ऐसा लगता है कि ना एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ में अगर आप किसी भी देश में रह रहे हो तो पहले आपको उसका कानून जानना बहुत ज़रूरी है। लीगल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है, वेरी गुड और सर। ये हमारे यहाँ काफ़ी कमी है। हमारे यहाँ लीगल राइट्स को काफ़ी कम बताया जाता है। सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में हम चाहते हैं कि इसको इन्वॉल्व किया जाए और बताया जाए। ऑल्दो अगर आप यहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप जो ग्रेजुएशन होती है उस पीरियड में आप इसमें बता सकते हैं कि जो आपके बेसिक राइट्स हैं, और अगर आप कुछ गलत करते हैं तो क्या इम्प्लीकेशन है इसके, ये सबको पता होने चाहिए। काफ़ी लोगों को तो ये जब जेल चले जाते हैं वो तब पता लगता है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि ऐसे केसेस में मैं जेल आ सकता हूँ। और जब वो जेल चले जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ऐसे केसेस में जेल भी आ जाते हैं। वो ऑटोमेटिकली फंस जाता है। हाँ, ऑटोमेटिकली क्या, जब तक आपको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होंगे तो आप हो सकता है किसी काम को लाइटली लें कि ठीक है मैं कर दूंगा, मार पिटाई तो है, लड़ाई झगड़ा ही तो है, फ्रॉड ही तो है, चेक बाउंस ही तो है। बट आपको पता लगता है इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि चेक बाउंस हो गया तो आपको कुछ टाइम बाद जेल जाना पड़े। तो जब तक आप उन्हें बताओगे नहीं तो कब तक कैसे पता चलेगा उनको। ज़्यादातर पुलिस वाले ही फंसाते हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा ज़्यादातर पुलिस वाले फंसाते हैं। देखिए, पुलिस वाले तो आप पुलिस वाले के पास जाते हैं तब आप फंसते हैं। तो पहले आप जाएंगे उनके द्वार, आपने एक बार एंट्री ले ली, आप पुलिस स्टेशन चले गए, अब वहाँ से निकलना मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। तो पुलिस वालों का क्या रोल है कि वो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं। अगर अपोजिट पार्टी अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी तो आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे वो। अब इसमें भी ना उनकी आर्ट होती है कि वो किस तरीके से फंसाएं। जैसे मैं आपको एक स्टोरी के साथ बताना चाहूँगा कि एक हमारे एक क्लाइंट के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि वो 4 लोग थे, 4 दोस्त थे, और वो कार से रात को एक शादी से आ रहे थे, और उनकी उसी बीच एक ट्रक ड्राइवर से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। उससे पहले वो 2 लोग ड्रॉप करके वो 2 लोग कार में बचते हैं, और वो 2 लोग होते हैं तब ये इंसिडेंट होता है। मार पिटाई होती है, वो उसको थोड़ी बहुत पिटाई लगा देते हैं। बट पुलिस इसमें चारों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए कहती है। जो 2 लोग हैं वो पहले ही घर जा चुके हैं, बट इम्प्लीकेट करती है वो फॉल्सली। क्यों इम्प्लीकेट करती है? फिर उन्हें समझाती है कि ठीक है हम आपके खिलाफ नहीं करेंगे, देखो हमें सच्चाई पता चली है, चलो ठीक है आप 2-2 लाख रुपए दे दो, आपका केस से नाम हटा देते हैं। बट द रियलिटी उनका नाम आना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से आपको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया जाता है, इस तरीके से आपके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो ये तो एक आर्ट है। डिफेमेशन जो केस करते हैं कि भैया कि मैंने किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, वो केस कर दिया, उसमें भी जेल होती है? जी, काफ़ी कम होती है। अगर आप या तो डिफेम कर रहे हैं आप, तो हो सकता है वो आपको फाइन के थ्रू आपको पे करना पड़े कि ठीक है मुझे डिफेम किया है, तो आप इसमें आप डिमांड करते हैं, और इसमें एक पोर्शन का अमाउंट आपको सबमिट भी करना होता है कोर्ट के अंदर कि ठीक है अगर आप कहना चाहते हैं कि इसने मेरा 5 करोड़ का डिफेम किया है, तो उसके 10% आपको कोर्ट में भी जमा करना होगा, तभी कोर्ट उसमें आगे सुनवाई करेगा। अच्छा, मतलब मैंने अगर 5 करोड़ लगाया तो मेरे को लगभग 50 लाख 50 लाख रुपए कोर्ट को पहले देने पड़ेंगे। हाँ, आपको अपनी वैल्यू बतानी होगी ना। हाँ। ऐसे तो आप भी कह सकते हैं कि ठीक है मेरी 100 करोड़ की मुझे डिफेम किया गया है, हाँ। और मुझे कंपनसेशन 100 करोड़ का चाहिए। हाँ। तो 100 करोड़ के लिए आपके पास कम से कम 10 करोड़ तो आप कोर्ट में पहले सबमिट करो ना, तभी अच्छा, तो पता। पहले पैसे देने पड़ते हैं? ये बात तो मेरे को नहीं पता थी। जी, पर कोई भी केस है तो सब में पैसे देने पड़ते हैं पहले? नहीं, हाँ। डिफेम के केस में जैसा आपने ओनली पर्टिकुलर डिफेम के बताया है, केस में? क्योंकि डिफेम एक वैल्यू लगानी होती है कि आपको डिफेम किया गया तो आपको कितना चाहिए, मतलब आपको क्या वैल्यू को डिफेम किया गया है। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब कोई केस कर रहा है तो पहले उसको नोटिस जाएगा, तेने ऐसा-ऐसा मेरे साथ किया है, तो पहले तो नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस जाएगा, लीगल नोटिस के माध्यम से अगर वो पहले ही खत्म हो जाए या फिर डायरेक्ट एफआईआर हो जाए? देखिए, क्रिमिनल केसेस में आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, वो आप कर चुके हो। जो आप काम कर चुके हो उसके लिए नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो अब जैसे कंप्लेंट केस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेक बाउंस का केस है, तो कहीं न कहीं ये एक उम्मीद होती है कि मैं आपको लीगल नोटिस सेंड करूँगा और आप वो मेरा पैसा रिटर्न कर देते हो, तो केस वहाँ खत्म हो सकता है। बट आपने कोई किसी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया है, तो उसमें लीगल नोटिस भेजने का उचित बनता ही नहीं है। वो तो आप क्राइम यू हैव डन अगेंस्ट द स्टेट, आपने सोसाइटी के अगेंस्ट ये काम करा है। आप आप ये भी जानें, फॉर एग्जांपल मेरी फैमिली में किसी के साथ गलत होता है या किसी के साथ मर्डर होता है, तो उसकी फैमिली मेंबर कंपाउंड नहीं करा सकते उस केस को कि ठीक है हम नहीं लड़ना चाहते केस। ये उसने स्टेट के खिलाफ, मतलब उसने सोसाइटी के खिलाफ गलत किया है, उसको केस लड़ना ही होगा। अच्छा, लड़कों के बेसिक राइट्स क्या-क्या है? कुछ है? कुछ तो होंगे? नहीं, स्पेसिफिकली जो हमारे कोडिफाइड
लॉज हैं उसमें मेंशन है कि ये स्पेसिफिकली मेंस के लिए ये राइट है। जो जनरल राइट्स हैं हाँ उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, हाँ। उसमें इंक्लूड है, वो मेंस के लिए राइट है। स्पेसिफिकली चाइल्ड के लिए, विमेन के लिए राइट्स हैं। अच्छा, चाइल्ड्स के लिए क्या राइट्स है? चाइल्ड्स के लिए जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है कि अगर बच्चा 18 से छोटा है तो वो उसका जो ट्रायल होगा वो कोर्ट्स में नहीं होगा। 16 से छोटा है तो उसमें सज़ा काफ़ी कम होगी, उन्हें जेल नहीं जाना होगा, उनको जो रिहैब सेंटर, जुवेनाइल सेंटर होते हैं वहाँ पे उनको जाना होगा। और जो बच्चा बाल गृह जो होता है जहाँ पे उनको सुधारा जाता है, बाल सुधार गृह होता है, वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा, उनको जेल से नहीं जाया जाता। तो काफ़ी सारे राइट्स हैं जो बच्चों को मिलते हैं। ओके सर, एक आधार कार्ड के बारे में एक स्टेटमेंट आया है अभी सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा वो बता देंगे, एलोबरेट करेंगे, क्या जजमेंट आया सर? कि एज अ बर्थ सर्टिफिकेट आप उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आधार कार्ड को अपना। इट्स जस्ट अ आइडेंटिफिकेशन कार्ड। हाँ। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको 10th की मार्कशीट हो या जो म्यूनसिपैलिटी से आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है आप उनको ही लगा सकते हैं। तो फिर इतने सारे आधार कार्ड बनवाए क्यों, मतलब? ये बस आइडेंटिफिकेशन है। देखिए तो आपको वैसे भी था ना हमारे पास। ये सिटीजन को भी नहीं मिलता, नॉन सिटीजन भी इसको ले सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है ये, जो इन जनरल यूज़ हो सकता है। इसका मेनली पर्पस कुछ नहीं है। अगर आपको इसको आईटीआर में यूज़ करना है तो विद पैन कार्ड करना होगा, बैंक में करना है विद पैन कार्ड करना होगा। तो ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन और कार्ड। इतने लोगों का बनवाया, इतना बायोमेट्रिक बनवाया, ये सब कुछ कराया सब। देखिए इसको बनाने का पर्पस ये था कि हमारे पास एक रिकॉर्ड हो कि इतने लोग हैं और हमारे पास ये हैं, उनके पैन कार्ड्स ये हैं, क्योंकि आप अगर आधार कार्ड से लॉगिन करेंगे तो आप उनकी सभी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। तो बेसिकली जनगणना कर रहे हैं तो। हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमेशा प्रिपेयर एक रहे सरकार के पास कि क्या रिकॉर्ड है, वो उनके पास हमेशा तैयार रहे, इसलिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड के तौर पे इन्होंने आधार कार्ड को अच्छा, लगाया। ऐसे टाप दिया क्या? जी। चलो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो एंड काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और काफ़ी अच्छा लगा ये सब डिस्कस करके। थैंक यू सर।